नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? तो मैं दिलीप सर जीके जोन की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 10 सामाजिक में जो भूगोल का पोर्शन है, परीक्षा से संबंधित भूगोल से 20 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित मैं 10 प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो 29 और 30 जो जून है उसको पेपर होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो देखते हैं 10 क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, बहुउद्देशीय परियोजना यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? पहले ये समझो कि बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है। यानी बहुउद्देशीय परियोजना वो होती है ऐसी योजनाएं जिससे एक से अधिक उद्देश्य हमारे पूरे होते हो। यानी एक से अधिक उद्देश्य जिस परियोजना से हमारे पूरे हो रहे हो वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर है वो कहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रश्न पहला। फिर आता है अपना अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, क्या बोल रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजना के कोई 4 नाम बताइए। यानी केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उन परियोजनाओं के नाम हमें बताने हैं। ठीक है, यानी भारत सरकार द्वारा, यहाँ केंद्रीय जगह भारत सरकार भी लिखा सकता है। तो भारत सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिन जो परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही है, उनमें हमें 4 के नाम बताने हैं। काफी अच्छा साथ है, उनके 4 के आपको नाम है बताने हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, चंबल घाटी परियोजना पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको। यानी चंबल जो घाटी परियोजना है उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का मतलब ये है कि हमें कम से कम 50 या 60 शब्दों में चंबल घाटी परियोजना के बारे में लिखना है कि चंबल घाटी जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है, इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है और किन जिलों, राजस्थान के किन जिलों में बहती है। ठीक है, तो वो चीज इसके अंदर हमें बतानी है। फिर आता है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, नाड़ी व टांका क्या है। राजस्थान के जल परंपरागत स्रोत हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर मैंने नाड़ी और टांका का भी जिक्र किया था। तो नाड़ी टांका है, पहले तो लाइन हम ये लिखने की नाड़ी टांका है वो राजस्थान के जल परंपरागत स्रोत है। नाड़ी और टांका देखो भूमिगत होता है, ये भी एक तालाब जैसी होती है नाड़ी। तो इस तरह से हमें बताना है। ये टांका तो आपके घरों में हर घर के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो पश्चिमी राजस्थान है या शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर टांका का निर्माण ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो, 5वां क्वेश्चन आता है आपके, भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर रूप बताने। यानी भारतीय कृषि है, हमें ऋतु के आधार पर उसके रूप बताने। हमने जो कृषि वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा था ऋतु, और एक पढ़ा था ऋतु कृषि की विधियों के आधार पर कृषि के प्रकार। तो हमने पहला चैप्टर के अंदर पहला जो टॉपिक पढ़ा था भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर रूप, जिसमें रवि, खरीफ, जायद। अब देखो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, पहले हम खरीफ लेते हैं। अब खरीफ में देखो शब्द 3 आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो फसल है खरीफ की जो ऋतु है उसकी फसल भी मुख्य फसल है वो 3 शब्दों से शुरू होती है। ठीक है, और खरीफ 3 शब्दों से शुरू होती है। उसके बोने का समय फिर क्या रहेगा, खरीफ में देखो हम क्या क्या बोते हैं, चावल, बाजरा। तो बाजरा हम कब बोते हैं, जून जुलाई के अंदर बोते हैं। तो जो बोने का समय भी खरीफ की फसल का क्या रहेगा, जून जुलाई का रहेगा। और जो काटने का समय हम बाजरा अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, तो काटने का समय भी अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो मुख्य फसल इसकी कौन सी हो जाएगी, ज्वार है, बाजरा है, चावल है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य फसलें हो जाएगी। गुआर है, मूंग है, मोठ है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर रबी की फसल आती है। रबी की फसल देखो, रबी 2 शब्दों से मिलकर शब्द बना है, तो इसकी मुख्य फसल भी 2 शब्दों से मिलकर ही शुरू, गेहूं है, जो चना, तो ये इसके अंदर रबी की फसल के अंदर आती है। और रबी की फसल है हम अक्टूबर नवंबर के अंदर बोते हैं और मार्च अप्रैल के अंदर क्या है उसको काटते हैं। फिर आती है तीसरी जायद की फसल। जायद है वो रबी और खरीफ दोनों के बीच में बोई जाने वाली फसल है, और इसमें के अंदर जो फल, सब्जी और सलाद वाली जितनी भी सब्जियां होती है वो सारी सारी इसके अंदर आती है। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आती है। तो ये 5वां प्रश्न भी अपना क्लियर है, हो चुका है। अब देखो छठा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मक्का की भौगोलिक दशा बताइए।
खाद्यान्न फसल का मतलब ये है कि जो भोज्य पदार्थ के रूप में फसल जो या खाने के रूप में जो फसल काम में आती है उसको खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, तो ये क्या है, खाद्यान्न फसल है। उसने दिया हमें मक्का की भूगोलिक दशा बतानी है। भूगोलिक दशा का मतलब ये कि तापमान, मिट्टी, वर्षा और धरातल और श्रम और खाद इसके अंदर कितने कितने उपयोग में आते हैं। तापमान कितना आता है, मिट्टी कितनी कौन सी चाहिए, धरातल कैसा चाहिए, वर्षा कितने सेंटीमीटर चाहिए और श्रम है वो कितना चाहिए, और खाद इसके लिए कौन कौन सी खाद की आवश्यकता होती है। तो ये अपनी भौगोलिक दशा हो गई। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्रानी फसल, मुद्रादायनी फसल किसे कहते हैं। किसी एक का वर्णन करना है, यानी मुद्रादायनी का फसल का अर्थ ये है कि वह फसल जिससे हमें आय प्राप्त होती है या कच्चा माल से हमें पक्के माल के रूप में या आय पैसा या आय हमारी जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो फसल है, वो मुद्रायनी फसल कहलाती है। जैसे कपास है, नरमा है, ग्वार है, तो ये सारी क्या है, मुद्रायनी फसल है। चाय है, कॉफी है, ठीक। तो इनमें से गन्ना है, इनमें एक का वर्णन करते हैं। गन्ना करो, कपास का करो। वर्णन कैसे करना है, भूगोलिक दशा के हिसाब से करना है। अगर हम गन्ना का कर रहे हैं तो गन्ने के तापमान, वर्षा, मिट्टी और धरातल और श्रम और खाद ये बतानी है। अगर कपास का कर रहे हैं तो कपास में तापमान, मिट्टी, वर्षा ये चीजें हमें बतानी है। क्लियर। तो 8वां प्रश्न देखो अपना क्या है। 8वां प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र बताने, यानी भारत के अंदर वो कौन से क्षेत्र है जहां से पेट्रोलियम पदार्थ है वो निकाला जाता है, तो भारत के संदर्भ में ये हमें बताने हैं। अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है 9वां, भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ है। भारत के अंदर नोट छापने का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, वो हमें बताना है, कौन से राज्य के अंदर है। ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन लास्ट, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है ये बताना है। जनघनत्व किसे कहते हैं, जनघनत्व यानी जनघनत्व का मतलब है प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में जो लोगों की संख्या है उसी को हम जनघनत्व कहेंगे। इसमें पुरुष स्त्री दोनों आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। तो प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसी को जनघनत्व कहा जाता है। 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर है, 2013 के अनुसार 388 है। ठीक है। तो जनघनत्व भी समझ में आ गया होगा। आपकी परिभाषा, सीधी सी परिभाषा लिखनी है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनघनत्व कहते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो है 282 और 2013 के अनुसार 288। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कक्षा 10 की भूगोल पढ़ी, उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा से संबंधित है वो पढ़े। तो अगर आपको कक्षा 12 के वीडियो भूगोल के चाहिए तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कक्षा 12 के ज्योग्राफी भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।